स्वागत है आप सभी का आवाज़ जनता की में। मैं सत्येंद्र उपाध्याय, आवाज़ जनता से। और जनता की मांगों को उठाना हमारा वर्चस्व होता है। हम उन्हीं चीज़ों के लिए काम करते हैं जो जनता जानना चाहती है। और आज हमारे साथ में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक नेता हैं, उनसे उनका परिचय पूछेंगे। और वो दिल्ली प्रदेश से आते हैं तो सोचेंगे क्या है दिल्ली की सिचुएशन। सर, आपका परिचय? मेरा नाम सैयद मोहम्मद आरिफ अली है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से। आरिफ जी, जैसे कि और पार्टियां राजनीति कर रही हैं, ऐसे में दिल्ली प्रदेश में आप लोग अलग क्या करना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो समान शिक्षा के लिए है। केजरीवाल सरकार ने गवर्नमेंट स्कूल के लिए बहुत अच्छा काम किया, सुधार किए, उसमें बिल्डिंग में सुधार किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किए हैं और उसको उन्होंने भुनाया भी है अच्छे तरीके से। लेकिन असली मुद्दा जो है वो समान शिक्षा का अधिकार, वो तो हर एक नागरिक का है। हमारे जो पूर्व मंत्री जी हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, उनकी जो एक सोच है, उनकी जो लड़ाई है, मैं उसको सलाम करता हूँ। सबसे पहले उनकी जो लड़ाई है वो ये है कि जो कॉन्वेंट स्कूल में पाठ्यक्रम है वही पाठ्यक्रम अगर सरकारी स्कूल में भी मिल जाता है तो जो गरीब के बच्चे जो वंचित रह जाते हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ने से, आखिर को देखिए कुछ ज़्यादा कुछ उसमें चेंजेस नहीं होने हैं। किताब तो हिंदी की भी छपेगी, किताब इंग्लिश की भी छपेगी। बीएड किए हुए ही लोग उसमें कॉन्वेंट में भी पढ़ा रहे हैं, बीएड किए हुए ही लोग जो हैं इसमें सरकारी स्कूलों में भी पढ़ा रहे हैं। तो अगर समान शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा मिल जाती, जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी कहते हैं कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो इस शेरनी के दूध यानी शिक्षा रूपी दूध को पी लेता है वो सारी ज़िंदगी दहाड़ता है। तो हम जो सुधार चाहते हैं, सबसे पहले हम शिक्षा पे चाहते हैं, फिर हम चिकित्सा पे चाहते हैं। इलाज के अभाव में कहीं भी अगर कोई मर जाता है, कोई ख़त्म हो जाता है और उसका अगर इलाज नहीं हो पाता है तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी जो है वो सरकार की बनती है। संविधान ने हमको ये हक दिया है कि हम मतलब इलाज के अभाव में या भूख के अभाव में किसी की डेथ नहीं होनी चाहिए। आरिफ जी दिल्ली से आते हैं और दिल्ली के बहुत सारे सिचुएशन आपने देखे होंगे, क्योंकि जो सरकार फ्री बांटती है, आखिर फ्री तो आता नहीं कहीं से, जनता के टैक्सेस वो चीज़ें होती हैं। ऐसे में अगर आप लोग भी फ्री का वादा करते हो तो उसे कैसे पूरा कर पाओगे आप? नथिंग इज़ फ्री, कोई चीज़ फ्री नहीं है। दिल्ली में भी कुछ फ्री नहीं है। 70% जनता जो है वो टैक्स पेयर है। कुछ जॉब करते हैं, कुछ वहाँ पे लघु उद्योग लगाते हैं, कुछ छोटे बिजनेस बड़े बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये लोग टैक्स पे करते हैं। ठीक है, उसमें मजदूर वर्ग भी आता है जो करीब करीब 30% में आता है। वो इतना नहीं कमा पाते, हैंड टू माउथ हैं, सभी जानते हैं उनके बारे में। तो 70% टैक्स जो आता है उसको सही तरीके से मल्टीप्लाई करके जहाँ पे जितने की ज़रूरत है वो केजरीवाल सरकार ने बखूबी करके दिखाया। तो फ्री कुछ नहीं है और चंद लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा होता है। जैसे कि 200 यूनिट बिजली फ्री की, तो 200 यूनिट बिजली इसलिए फ्री हो पाई है कि कोई 400 यूनिट तक पहुँचे ना, कोशिश करे कि 200 के नीचे नीचे रखे। अगर बिजली का कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसमें ऊर्जा की खपत ज़्यादा होगी, लागत ज़्यादा आएगी। जो अभी मान लीजिए कि अगर 10 किलो कोयले में अगर 1 यूनिट बिजली का खर्चा बैठ रहा है सपोज़ सरकारी, तो 40 पैसा प्रति किलो जो सरकारी जो उसका रेट आता है कोयले का वो हमको मिलता है। तो अगर 10 किलो 1 यूनिट पे खर्चा होता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा 1 यूनिट जो चलिए है छोड़ते हैं, वो चीज़ें छोड़ते हैं क्योंकि बहुत लंबी बातें हो जाएंगी और कम शॉर्टेज में बहुत अच्छी बातें हो जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, 2022 को लेकर क्या रणनीति होगी आप लोगों की यूपी में? क्योंकि दिल्ली वाले भी यूपी की तरफ मूव कर रहे हैं, आपके केजरीवाल जी भी जा रहे हैं, तो ऐसे में आपकी पार्टी उनकी तालमेल तो नहीं चल रहा है? देखिए, तालमेल तो बहुत पहले से चल रहा है। पहले भी कई फ़ोटो जो हैं संजय सिंह जी की आपने माननीय मंत्री जी के साथ देखी होंगी और काफ़ी उनके मेल मिलाप भी हुए हैं। दिल्ली भी आए हैं, केजरीवाल जी से भी बातचीत हुई है उनकी। कुछ ऐसा था कि मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनको लड़ना कहाँ से। पहली बात तो अभी केजरीवाल सरकार ने इसी साल में शुरुआत किया है यूपी में। अच्छा, एक चीज़ आता हूँ मैं, मुझे उनसे बातों से याद आई, आपके एक पुराने साथी थे जी अकबरुद्दीन अवैसी के भाई, ठीक है ना? अवैसी जी का नाम सुना होगा, बड़बोलेपन के लिए वो भी जाने जाते हैं और काफ़ी उनके विवादित बयान रहे। तो ये गठबंधन टूटा कहाँ से आप लोगों का? देखिए, कोई भी चीज़ है ना, अगर एक इलास्टिक भी है तो उसकी एक हद है खींचने की। सबसे पहली बात ये है। मंत्री जी ने उनको निमंत्रण दिया, वो आए, मिले, उनको सब कुछ ठीक लगा, लेकिन बात आ गई एक लालच पे। लालच ये था कि हम 100 सीटों पे लड़ेंगे कम से कम। अब 100 सीटों का मतलब ये कि 100 सीटों में मंत्री जी ने कहा कि 100 सीटों पे लड़के हारने से अच्छा है कि आप 10 सीटों पे लड़ के जीत जाइए।
जो उनको बिल्कुल भी हजम नहीं हो अच्छा, रहा एक बी टीम की बात होती है बार बार। जब भी आपने राजनीति में देखा होगा, अक्सर न्यूज़ चैनल पे आ जाता है कि बी टीम, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों लोग बी टीम की भूमिका निभा रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी। हमारी पार्टी का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हमारी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ में जो गठबंधन किया, वो बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए किया है पूर्ण रूप से, और इनके ही साथ रहेंगे। आरएलडी हमारे साथ है। आने वाले समय में जैसा कि आप कह रहे हैं, पीछे थे आप, जी जी, पीछे भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े हमदर्द थे आपके, दुख सुख भी बांट लेते थे आप लोग, लेकिन उस दुख में ऐसा क्या हुआ कि विघटन हो गया? देखिए, दुख तो नहीं बांटे गए ना। क्यों? अगर दुख ही बांट लिए गए होते, अगर दुख ही बांटे होते भारतीय जो जनता आपने पार्टी मांगा आपको मिल गया, आप पिछड़ों की बात करते थे, पिछड़ों की आपकी साझेदारी मिली, उसके बाद कमियां रही कहाँ? सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट लागू होनी थी, सामाजिक न्याय जो रिपोर्ट बनाई गई थी, एक समिति बनाई गई थी, वो 2018 में कंप्लीट होने के बाद भी उसको लागू नहीं कराया गया, जिसमें कि 27% आरक्षण का योगदान दिया जाना था, 7%, 9% और 11% पे। जब तक वो जातिवार जनगणना नहीं होगी, जब तक ये 27% का जो आरक्षण सही तरीके से बंट नहीं पाएगा। गरीब और गरीब, वंचित और वंचित होता जाएगा, और अमीर होता जाएगा। जिसको मिल रहा है लाभ, उसको मिल रहा है। लेकिन ऐसी कम से कम जो है, मंत्री जी ने मेरे ख्याल से 26 से 27 जातियाँ गिना दी हैं। बिंद, केवट, मल्हार और बहुत सी जातियाँ हैं। मंत्री जी हमारे कई बार नाम भी लेते हैं, अलग अलग जिलों से भी हैं। तो उनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। 2022 में जी। डिप्टी सीएम की दौड़ में दोनों लोग हैं, जैन जी भी और ओम प्रकाश राजभर जी भी, तो ऐसे में आप लोग क्या आशा करते हैं? मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तो बात है। मुस्कुराहट तो देखिए, निर्णय जो भी होगा वो तो माननीय मंत्री जी लेंगे, लेकिन जहाँ तक हमको ज़मीन अपनी दिखाई दे रही है कि हम 100% सरकार बना रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी को हम जो है उनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, और एक आशा आप भी रखिए, हम तो रख ही रहे हैं। पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है कि डिप्टी सीएम तो माननीय मंत्री जी बन ही रहे हैं, और डिप्टी सीएम अभी आज की डेट में भी 2 हैं और आगे भी 2 रहेंगे। देखिए, नेता जो होता है अपनी बातों के लिए जाना जाता है, और आरिफ अली जी वैसे भी खास नेताओं में आते हैं। बड़ी सादगी से अपनी बातों को घुमा के इन्होंने कह दिया कि डिप्टी सीएम तो होंगे, जबकि इनके नेताजी ये कह रहे हैं कि हमारे कोई समझौता नहीं हुआ। देखने लायक होगा 2022 के चुनाव में किसकी सरकार बनती है और